ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने लास्ट वाली वीडियो में जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पहला चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था। लास्ट सन पर मैंने आपको एक्सरसाइज करवा रहा था, तो मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया था और मैंने क्या किया था, सिर्फ कॉपी में ही वीडियो बना के आप लोगों को बताया था। तो उस कॉपी में जो मैंने क्वेश्चंस थे 4-5, उसके आंसर्स आपको बता दिए थे। तो वो जो 4-5 क्वेश्चंस थे उनको नोटेड डाउन कर लेना। बाकी जो एमसीक्यूज़ मैंने करवाए थे वो बुक में से करवाए थे, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोग जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको पूरा पूरा वीडियो देखो। याद रखना, ऐसा कुछ ऐसा होने नहीं वाला कि मैं क्लास में आ रहा हूँ और पूरा पूरा ये तो मैं दोबारा दूंगा। इस गलत फहमी में मत जीना। पहले ही बता रहा हूँ, सेक्शन ABC। तो ट्राई करो कि ये सब जो मैं दे रहा हूँ पूरी पूरी वीडियोस देखो। ये नहीं है कि वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, देख रहे हो, व्यू बढ़ा रहे हो, उसके बाद जा रहे हो। ट्राई करो कि पूरा पूरा वीडियोस देखो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्कूल जल्दी से खुलने वाले हैं, और अगर जब खुलेंगे तो फिर स्पीडीली मेरे को कंप्लीट करवाना पड़ेगा सब चीज़ें। तो ऑनलाइन आपको वीडियोस मिल रहे हैं तो उसको ढंग से कवर अप करो। ओके, पूरा पूरा वीडियो देखा करो और क्वेश्चंस मेरे से पूछा करो अच्छे अच्छे। ओके ओके, तो हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट। अब आज हम सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, तो सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीड फॉर लॉ। ओके, तो हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीड फॉर लॉ। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बाय विच आवर कंट्री गवर्नड, या बाय विच एनी कंट्री गवर्नड। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसके अंदर क्या है? लॉज हैं, रूल्स हैं, जिससे क्या है, हमारी कंट्री गवर्नड होती है। ओके, चलो ये चीज़ तो ठीक है, हमने मान लिया। अब ज़रूरत क्यों है लॉ की? नीड फॉर लॉ, ऐसा क्या क्या बात है कि हाँ लॉ की ज़रूरत हमें पढ़नी पढ़नी है, या लॉ नेसेसरी होना चाहिए? चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज रवि एंड जावेद। ओके, दो फ्रेंड हैं, रवि एंड जावेद, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों आराम से कैरम खेल रहे हैं अपना। ओके, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में वो लोग कैरम खेल रहे हैं। जब वो लोग कैरम खेल रहे होते हैं तो क्या होता है, जावेद की छोटी बहन जो 5 साल की है और रवि की भी छोटी बहन जो 6 साल की है, वो दोनों आते हैं और क्या बोलते हैं जावेद से? जावेद और रवि क्या हैं, बड़े हैं, कितने साल के? 12-13 साल के। और इन दोनों की बहनें क्या हैं, छोटी हैं। तो जब जावेद और रवि कैरम खेल रहे थे तो इन दोनों की बहन आई जो छोटी हैं और बोलती हैं हमें भी खेलना है। तो जावेद ने बोला आप लोग नहीं खेल पाओगे कैरम, आप सिर्फ देखो और पहले रूल्स अंडरस्टैंड कर लो। तो इनके बहनों ने बोला, जावेद की और रवि की, कि रूल्स क्या है? 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स में क्या है, होल है, और उस होल में क्या करना है हमको? उस होल के अंदर हमको क्या करना है, जो हमें उसको स्ट्राइकर से जो हमारी गोटी है उसको अंदर डालना है। ओके, सो जावेद और रवि के मना करने के बाद भी इन दोनों की बहनों ने क्या किया, ज़बरदस्ती कैरम के ऊपर बैठ गए। एक एक साइड में, एक साइड में रवि और जावेद बैठे थे, दूसरे साइड में क्या हुआ, जावेद की बहन जो 5 साल की है और रवि की बहन जो 6 साल की है, वो दोनों भी आकर बैठ गए। ओके, और उनकी बहनों ने क्या किया? उनकी बहनों ने स्ट्राइकर को लेके मारना शुरू कर दिया। कैसे मारना शुरू कर दिया? कहीं से भी मारना शुरू कर दिया। तो जावेद ने बोला कि ऐसे नहीं खेलते। प्रोसेस क्या है कैरम खेलने का, कि दो जो ब्लैक लाइंस हैं, उन ब्लैक लाइंस के बीच में ही आपको स्ट्राइकर को प्लेस करना है, और वो भी अपनी साइड में। लेकिन उसकी बहन क्या कर रही थी, कहीं से भी मार रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जावेद की बहन जब कहीं से भी मार रही थी तो रवि की बहन ने भी सीधे मारना शुरू कर दिया गोटियों को ही। ओके, कि जहाँ होल है ली गोटी और होल में मार दी। अब इससे क्या हुआ, इससे क्योज हो गया। ओके, सब चीज़ बिगड़ गई वहाँ पर। और गुस्से में आकर जावेद ने क्या किया, अपना कैरम लिया और उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा मतलब फेंक दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, उनकी जो दोनों छोटी बहनें थी वो रोने लगी। जब जावेद की मम्मी, उसने डांटा, बोला तुम दोनों मिलकर एक गेम भी ढंग से नहीं खेल सकते हो। फिर जावेद ने बोला कि मम्मी हम लोग खेल रहे थे और हमने अपनी बहनों को बोला कि रूल्स के साथ खेलो, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तब उसकी मम्मी ने बोला आपको समझाना चाहिए था, आपकी छोटी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसी स्टोरी से आप लोग देखो कि रूल्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है। हम बिना रूल्स के एक छोटा गेम भी नहीं खेल सकते। ओके, तो यही है क्या, नीड फॉर लॉज।
ओके, ये स्टोरी आपकी बुक में है इसलिए मैंने आपको नरेट करी है। तो लॉज का जो नीड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, बिना लॉज के तो मुझे नहीं लगता, एक जगह अगर हम एक छोटा सा गेम ही नहीं खेल सकते तो फिर इतनी बड़ी जो हमारा देश है उसमें कामकाज कैसे चलेगा। अब देखो और सिंप्लीफाई करता हूँ इस चीज़ को कि नीड ऑफ लॉज क्यों क्यों ज़रूरत होती है, लॉज की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखो हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे रिलीजन है, क्या है, बहुत सारे रिलीजन है। हिंदू, ओके, इस्लाम, ओके, उसके बाद सिख, उसके बाद जैन, ओके, बुद्ध, ओके, जोरास्ट्रियन जिनको पारसीज कहते हैं, एटसेट्रा। तो क्या है, बहुत सारे क्या है रिलीजन है इंडिया में, और हर रिलीजन के क्या है, हर रिलीजन का अपना एक अलग कल्चर है। ओके, अपने अलग एक गॉड है। ओके, इंडिया क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में। कैसी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज। इवन तो इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है कि हर 50-100 किलोमीटर के बाद टोन चेंज होती है। ओके, और दूर जाएंगे तो लैंग्वेज चेंज होती है। तो एक ऐसा कंट्री जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है पीपल रहते हैं, तो ऐसी कंट्री में क्या चाहिए, ऐसी कंट्री में हमको नीड ऑफ लॉ की ज़रूरत तो है ही है। बिना लॉज के तो सब बेकार है, इसलिए हमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता क्या है, देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वो कंट्री कैसा है, क्या वो कंट्री कैसा है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सेकुलर, सेकुलर का मतलब है हमारे देश में जितने भी रिलीजन हैं वो सारे बराबर हैं, सारे धर्म कैसे हैं, इक्वल हैं, दैट इज सेकुलर। और डेमोक्रेटिक मतलब मीन्स वी चूज आवर ओन गवर्नमेंट, हम लोग वोट देते हैं और अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं। ओके, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, खुद से बताएगा कि कंट्री कैसा है। ओके ओके, तो हमारा कंट्री कैसा है, डेमोक्रेटिक, सेकुलर। अब देखो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि वो नीड ऑफ लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखो जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए थे 1947 में, तो आज़ादी की लड़ाई में भी क्या था, हमारे देश में क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत थी। जैसे अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग थे, उनको अपने साथ नहीं बिठाते थे हाई कास्ट वाले लोग। ओके, और उनके पास क्या थी, रिसोर्सेज नहीं थी। ओके, या फिर क्या होता था, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। या फिर क्या होता था, या फिर विडोज़ जो होती थी, विडोज़ रीमैरिज नहीं थी। ओके, या फिर क्या होता था, डाउरी जो दहेज है वो ज़बरदस्ती लिया जाता था। या फिर क्या वायलेंस होता था वुमेंस पर, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए और दूर करने के लिए, देखो दूर करने के लिए सब कुछ किया गया था, पूरी तरीके से हम नहीं दूर कर पाए, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों को सही किया है, कम किया है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे एक्ट बनाए गए, डाउरी एक्ट बनाया गया, ओके, विडो री मैरिज एक्ट वगैरह बने। ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी का ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो ये सारी की चीज़ें कहाँ बनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, मैं आपको अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में बताता हूँ। देखो नेपाल जो है, नेपाल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। और नेपाल में क्या था, नेपाल में 2008 से पहले, 2008 से पहले नेपाल में क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ मोनार्की चलती थी। क्या चलती थी, मोनार्की। देखो बच्चों मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, मतलब वहाँ पर क्या है, किंगशिप या फिर क्वीनशिप है। ओके, तो 2008 से पहले वहाँ पर क्या है, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन 2008 में वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन हुए पहली बार। और इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुए, देखो राइटिंग वर्क पे ज़्यादा मत जाना, ओके, इतना फोकस मैं करता नहीं, सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद क्या हुआ 2008 में, कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपना फॉर्म किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने फॉर्म किया ना अपना, तो उसमें उन्होंने अपने आप को मोनार्क बताया। क्या बताया, मोनार्क। जबकि वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को क्या बोला, मोनार्क बोला। ओके, और 2016 में, कब, 2016 में फाइनली जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, तो फाइनली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी उसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने फाइनली इन 2016 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने नेपाल को बोला कि हमारा जो देश है वो कैसा है,
वो भी डेमोक्रेटिक है। कैसा है? डेमोक्रेटिक। और उन्होंने मोनार्की को पूरी तरीके से क्या किया? ख़त्म कर दिया। ओके, तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी ये बताता है कि कंट्री कैसा है। ओके, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, या फिर क्या है, जो भी अदर फॉर्म है। ओके, गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है। ओके, अब मैं तुम लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आज़ादी के बाद लगभग बनना शुरू हुआ 1947 के बाद। सो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? वो बी आर अम्बेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, उसके बाद क्या हुआ? अब जब 1947 में क्या हुआ, 1947 में जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, तो हम लोगों ने उसमें सारी चीज़ें सोची जो जो हो सकती थी। हमने बहुत सारे क्या है, एक्ट बनाए, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए, बहुत सारे शेड्यूल्स रखे, हर लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की कोशिश करी, हर धर्म को प्रिजर्व करने की कोशिश करी हम लोग सेकुलर रहे, हम लोग कैसे रहे, डेमोक्रेटिक रहे। ओके, तो ये सब करने के बाद 1947 में अल्टीमेटली शुरुआत हुई और लगभग 2 साल, कब? लगभग 2 साल एंड 10 मंथ्स, लगभग इतना टाइम था। हम लोग 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस हुए थे एंड 1949 दिसंबर में लगभग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया था। इसको हटा लो क्योंकि मुझे पूरा टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, गिन लेना। तो 1949 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, नवंबर या फिर दिसंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन हम लोग इसको मनाते कब हैं? 26 जनवरी 1950। ओके, तो 1950 से हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, मतलब इम्प्लीमेंट किया। तो अब हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बन गया था 1949 नवंबर या दिसंबर में, आई थिंक सो नवंबर में बन गया था। तो नवंबर में बन गया था, तो उसका कारण ये था कि पूर्ण स्वराज का जो हम लोगों ने नारा दिया था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हिस्ट्री के एंड ऑफ द चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। तो 1930 में जो लाहौर सेशन था, उसके लाहौर सेशन में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या थे, हम लोग पूर्ण स्वराज वाला दिवस मनाते थे और अपने झंडे को फहराते थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आगे सेलिब्रेट करते रहेंगे रिपब्लिक डे की फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 2 महीने वेट किया और 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलहाल 448 क्या है, आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? 12। ओके, देखो ये चीज़ तुम्हारे बुक में गलत दे रखी है, पहले ही बता रहा हूँ। बुक में दे रखा है 395 आर्टिकल्स और 11 शेड्यूल्स, जो कि गलत है। जो बुक इस बार जीडी ने चलाई है उसमें ये मिस्टेक है, तो याद रखना। तो एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, लेकिन ये आर्टिकल्स क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। ओके, ऐसा फिक्स नहीं रहते। ओके ओके, बुक में 395 इसलिए है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था उस टाइम पर 395 थे। ओके, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में और मैं अगर तुम लोगों को बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है कि गवर्नमेंट में क्या है, मेंबर्स कितने होंगे, स्टेट में या सेंट्रल में कितने मेंबर्स होंगे। तो वो तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ, उसको देख लो। एक्सप्लेन शायद बाद में करूँगा, आप लोग देख लेना। तो देखो कंपोजिशन देख लो, क्या देख लो, कंपोजिशन किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या देख लो, कंपोजिशन। तो देखो कंपोजिशन में ये देख लो, कंपोजिशन में क्या देख लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मिलकर बनता है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या, जुडिशरी, ये सी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, अब देखो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है, ये तीनों पिलर्स है। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं, कंपोजिशन है। अब देखो लेजिस्लेचर में क्या होता है,
लेजिस्लेचर के अंदर होता है आपका प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ आपके होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ओके, ठीक, ये मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ये मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूं। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव की बात करोगे तो यहां पर भी प्रेसिडेंट आएगा, यहां पर भी प्रेसिडेंट आएगा। प्रेसिडेंट के साथ यहां पर कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में आएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। अब देखो एक चीज गौर करने वाली जो है उस चीज को देखो, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या? सबसे ऊंची कोर्ट है इंडिया की। ओके, हाई कोर्ट नहीं है। बाकी इनको एक्सप्लेन करूंगा बाद में फर्दर चैप्टर्स, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़े हैं। मुझे लग रहा है शायद एक आध बार गैस फैकल्टी जब मैंने पढ़ाया था तो एक्सप्लेन कर रखे थे। तो बस ये याद रखना, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लोकसभा, राज्यसभा, इसमें कितने कितने लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और टेस्ट होगा शायद कल से, तो मैं टेस्ट पेपर बना के दूंगा, उसको करना। और बाकी पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो को सिर्फ व्यू करके मत छोड़ो, पूरी की पूरी वीडियो देखो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता लॉकडाउन को इतना टाइम होगा कि मैं पूरा बता पाऊँ। ओके, तो इस सबको कर लेना। थैंक यू।